अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे 10th क्लास की केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर का टॉपिक है इंडिकेटर्स। प्रीवियस लेक्चर में बच्चे हमने देखा था एसिड के बारे में, बेस के बारे में, और एसिड और बेस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस हैं ये सारी चीज़ें हमने डिटेल से देखी थी। आज हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स क्या हैं, और इसके अलावा हमने पीएच के बारे में भी डिस्कस किया था। तो ये जो टॉपिक है ये बेसिकली रिलेटेड है विद पीएच। अगर आपने पीएच वाला टॉपिक अच्छी तरह से आपका क्लियर है कॉन्सेप्ट, तब आपको इस टॉपिक की समझ आएगी जी। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वो कुछ इस तरह से है: इंडिकेटर्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट हैव डिफरेंट कलर्स इन बेसिक एंड अल्कलाइन सॉल्यूशंस जी। तो अगर बच्चे इंडिकेटर की हम बात करें तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका एसिडिक सोल्यूशन में डिफरेंट कलर होता है और बेसिक सोल्यूशन में ये डिफरेंट कलर शो करते हैं। फिर उसी कलर की बेस पर ही हम बता सकते हैं कि ये जो सोल्यूशन है एसिडिक है या बेसिक है। अगर आप इसके नाम पे ही गौर करें, इंडिकेटर, इंडिकेट क्या कहते हैं? निशानदही को। इंडिकेटर निशानदही करने वाला। तो फिर ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि डिफरेंट सोल्यूशन में डिफरेंट कलर देता है, और फिर उस कलर के बेस पे हम बताते हैं कि ये सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। अब बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं डिफरेंट तरह के, वो हम देखेंगे। हर कलर का एसिडिक और बेसिक में क्या होगा? स्पेसिफिक पीएच होगी। अच्छा जी, सबसे पहले अगर हम बात करें फिनोफ्थलीन की, बहुत ही फेमस जो इंडिकेटर है वो क्या है? फिनोफ्थलीन। और अगर इसके हम कलर की बात करें तो ये एसिडिक सोल्यूशन में कोई कलर नहीं देता, जबकि बेसिक में इसका कलर रेड होता है। एसिड में क्या कलर होता है इसका? कलरलेस, और बेस में इसका कलर होता है रेड। और ये भी स्पेसिफिक आपने याद रखना है कि ख़ास पीएच तक ये कलरलेस होगा और उसके बाद ये कलर शो करेगा। अगर हम इसकी बात करें तो 0 पर भी इसका कलर नहीं होता, 1, 2, 3 और 8 तक इसका कोई कलर नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम 8 से 9 पीएच वाले सोल्यूशन में इसको डालेंगे तो इसका कलर रेड होगा, और जैसे अब बेसिक सोल्यूशन में जाता जाएगा तो इसका रेड जो है उसकी डार्कनेस बढ़ती जाएगी। इसके अलावा ये देखें कुछ इंडिकेटर इन्होंने आपको दिखाए हुए हैं। सबसे पहले कौन सा है? मिथाइल ऑरेंज, फिर लिटमस है, और देन फिनोफ्थलीन है जिसकी मैंने अभी बात की है। बच्चे अगर हम मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो इसका जो एसिड और बेस का कलर है, अगर एसिड के कलर की बात करें तो ये फिनोफ्थलीन के कलर के बिल्कुल अपोजिट है। देखें, फिनोफ्थलीन का है बेसिक में रेड, जबकि मिथाइल ऑरेंज का है एसिडिक सोल्यूशन में रेड, और बेसिक में इसका कलर होता है येलो। तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है कि हर इंडिकेटर ने अपने कलर शो करने हैं। ये नहीं है कि अगर किसी सोल्यूशन में आपने कोई भी इंडिकेटर डाला, उसने रेड कलर दे दिया तो आप कहेंगे ये एसिड है। नहीं, ज़रूरी नहीं, शायद आपने वो फिनोफ्थलीन वाला इंडिकेटर यूज़ किया, और अगर आपने फिनोफ्थलीन को यूज़ किया है तो वो एसिड में रेड कलर नहीं देता, बल्कि बेस में उसका कलर रेड होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं किसी भी सोल्यूशन की पीएच को फाइंड करने के लिए। तो फिनोफ्थलीन जो है वो एसिड में कलरलेस है, जबकि मिथाइल ऑरेंज का कलर रेड है। उसके बाद अगर इसकी बेसिक की बात करें तो बेस में इसका कलर येलो होता है, और जो मिथाइल ऑरेंज है ये किस पीएच पे अपना कलर चेंज करती है? ये कलर चेंज करती है 4 के ऊपर। 1, 2, 3 तक इसका जो कलर है वो रेड रहेगा। जैसे ये 4 से थोड़ा सा आगे जाएगा तो ये अपना कलर रेड से येलो में चेंज करता जाएगा, और इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे बेसिक सोल्यूशन में हम जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो बहुत ही फेमस इंडिकेटर है, ये तो छोटी क्लासेस में भी इसका पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। ये है लिटमस। लिटमस जो है वो भी मिथाइल ऑरेंज की तरह एसिडिक सोल्यूशन में रेड कलर देता है, मगर बेस में इसका कलर बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। बेस में ये कलर देता है ब्लू। तो अब थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें इन 3 इंडिकेटर्स का जो हमारे टॉपिक में है: फिनोफ्थलीन, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज। फिनोफ्थलीन और लिटमस दोनों एसिडिक सोल्यूशन में रेड कलर देते हैं, मगर बच्चे याद रखें, ये देखें ज़रा, रीडिंग पे गौर करें। मिथाइल ऑरेंज 4 तक रेड कलर देगा, जबकि लिटमस 6.9 तक, यानी 7 से पहले तक इसका कलर रेड होगा। जैसे 7 पीएच होगी तो फिर तो कोई कलर नहीं, वो तो न्यूट्रल होगा। जैसे 7 से ऊपर जाएगा इसका जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा। अब देखें ज़रा, जो हमारे पास मिथाइल ऑरेंज ने 4 पे कलर चेंज कर लिया, लिटमस ने 7 पे, और फिनोफ्थलीन ने
कलर चेंज किया है 9 के ऊपर। तो ये आपने इनकी वैल्यूज़ याद रखनी है। ये नीचे इन्होंने बॉक्स भी दिया हुआ है आपको याद करने के लिए। मिथाइल ऑरेंज एसिटिक सोल्यूशन में रेड है, लिटमस भी रेड है, जबकि फिनोफ्थलीन का कोई कलर नहीं है। और पीएच, किस पीएच पे इसने कलर चेंज करना है? मिथाइल ऑरेंज ने 4 पर, लिटमस ने 7 पर और फिनोफ्थलीन ने 9 पर। और उसके बाद कौन सा कलर होगा हमारे पास? मिथाइल ऑरेंज का येलो, लिटमस का ब्लू और फिनोफ्थलीन का रेड। नेक्स्ट बच्चे हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर से रिलेटेड। इंडिकेटर्स की हमने अभी स्टडी किया है कि फिनोफ्थलीन, जो मिथाइल ऑरेंज या हमारे पास जो लिटमस है, ये डिफरेंट सोल्यूशन में डिफरेंट कलर देंगे। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कौन से हैं? ये भी इंडिकेटर्स हैं जो मिक्सचर की फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। तो कह रहे हैं कुछ इंडिकेटर जो हैं उनको हम मिक्सचर की फॉर्म में यूज़ करते हैं। और ये जो मिक्सचर इंडिकेटर होते हैं ये भी क्या करते हैं? डिफरेंट पीएच पर डिफरेंट कलर देते हैं। और फिर इनको भी हम किसी भी सोल्यूशन की पीएच को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। और फिर ऐसे जो इंडिकेटर है जो मिक्सचर के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं और ये डिफरेंट पीएच पर डिफरेंट पीएच कलर शो करेंगे, इनको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कहते हैं, या सिंपली पीएच इंडिकेटर भी कह सकते हैं। अब इनको क्या करते हैं, जो पीस है हमारे पास इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसको हम डालते हैं अपने सोल्यूशन में, यानी उसमें डिप कर देते हैं इसको। और फिर थोड़ी देर के बाद जब हम देखते हैं तो उसकी पीएच, फिर हमारे पास एक चार्ट होता है जो हमें बताता है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर ने किस पीएच पर कौन सा कलर देना है। ये देखें ज़रा, अगर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर की बच्चे बात करें तो ये देखें, ये हमारे पास जो 1 से लेकर 14 पीएच तक है, ये इसका कलर चार्ट है। 1 पे इसकी पीएच, जो 1 पीएच है तो इसका कलर क्या है? रेड है। थोड़ा सा यहाँ पर लाइट हो गया है, इस तरह लाइट होते होते यहाँ पर येलो, थोड़ा सा ग्रीनिश ब्लू, इस तरह से ये कलर पिंक लास्ट पे। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो कि डिफरेंट पीएच पर डिफरेंट कलर शो करते हैं। तो इनको हम कैसे यूज़ करते हैं, एक दफ़ा फिर से मैं रिपीट करूँगी। एक तो बात पॉइंट इसमें रखना याद आपने कि मिक्सचर की फॉर्म में इनको यूज़ करते हैं, डिफरेंट पीएच पर डिफरेंट कलर शो करते हैं। और जिस सोल्यूशन की पीएच फाइंड करनी हो उनको इस इंडिकेटर को उसमें डिप कर देते हैं थोड़ी देर। उसके बाद हम अपने चार्ट के साथ मैच कर लेते हैं कि ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है इसने कौन सा कलर शो किया है, और इनमें से जिसके साथ उसका कलर मैच कर जाता है वो हम बता देते हैं कि अगर ऐसा कलर आ रहा है तो इसकी पीएच 7 है और ये न्यूट्रल है। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास क्या है? ये है पीएच मीटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये देखिए पीएच मीटर भी डायग्राम में दिखाया गया है। अगर आप पीएच मीटर की बात करें तो किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को फाइंड करने का जो बेस्ट मेथड है वो है बाय यूजिंग पीएच मीटर। इसमें बेसिकली इलेक्ट्रोड्स होते हैं। 9th क्लास में आप लोगों ने इलेक्ट्रोड्स के बारे में डिटेल से स्टडी किया है, जिनको हम ज़्यादा सेल्स में यूज़ करते हैं, एनोड के थ्रू की फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, हमने पढ़ा था 7th चैप्टर में। तो बच्चे इसमें बेसिकली इलेक्ट्रोड होता है जो कि बैटरी के उसको मीटर के साथ कनेक्ट किया होता है। जैसे ये देखिए डायग्राम में दिखाया गया, ये इलेक्ट्रोड है और इसको इस तरह बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। और फिर क्या करते हैं, जिस सोल्यूशन की हमने पीएच फाइंड करनी होती है उसको उसी तरह सोल्यूशन के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है उसको डिप कर देना है। और हमारे पास जो मीटर है, ये देखें ऊपर ये मीटर शो हो रहा है हमारे पास। तो मीटर पर पीएच की वैल्यूज़ जो है वो डिजिटली शो हो जाती हैं, ऊपर वैल्यूज़ बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है कि इस सोल्यूशन की ये पीएच है। इस तरह से बिल्कुल हम ये सोल्यूशन लेते हैं, इसमें हम अपना जो इलेक्ट्रोड है उसको डिप कर देते हैं और मीटर के ऊपर उसकी रीडिंग जो है वो नोट कर लेते हैं। और ये बहुत ही, मैंने आपको जैसे पहले बताया, जो सब जितने भी इंडिकेटर्स का मैंने जिक्र किया उनमें सबसे जो बेस्ट मेथड है, सबसे जो रिलायबल मेथड है, बेहतरीन मेथड है, एक्यूरेट है, अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो पीएच मीटर का ही है। क्योंकि इसमें हम जस्ट क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड को डिप कर देंगे और हमारे ऊपर मीटर के ऊपर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हुए आराम से किसी भी सोल्यूशन के पीएच को फाइंड कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर से ज़्यादा बेटर मेथड है किसी भी सोल्यूशन की पीएच को फाइंड करने का। जी, तो बच्चे ये हमारा इंडिकेटर से रिलेटेड जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। जो हमने कल लेक्चर डिस्कस किया था पीएच वाला, जिसमें हम देखा था कि पीएच क्या है, नेगेटिव लोगारिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। अब यहाँ आपको 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में, न्यूमेरिकल की फॉर्म में, कोई एमसीक्यूज आ सकता है, यहाँ फिर लॉन्ग क्वेश्चन में भी न्यूमेरिकल एक आ सकता है केमिस्ट्री में। तो ये कुछ न्यूमेरिकल दिए गए हैं, देखें। A solution of hydrochloric acid is 0.01 मोलर, व्हाट इज़ इट्स पीएच वैल्यू। अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब है वो कम्प्लीटली आयनाइज होगा, मुकम्मल तौर पर अपने आयन्स में ये टूटेगा तो एक हाइड्रोजन आयन और एक क्लोराइड आयन को सिंथेसाइज करेंगे। तो फिर इसके बाद हमारे पास अगर इसके हमने पीएच फाइंड करना है तो हम पहले सबसे तो फार्मूला लगाएंगे, पीएच इज़ इक्वल टू माइनस लॉग और हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसंट्रेशन। अच्छा जी, अब इसमें हमने ज़रा वैल्यूज़ पुट करनी है। सबसे पहले आप सबको पता है कि
कि हमारे पास हम कैसे इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। जस्ट हमने फार्मूला पुट किया और उसमें वैल्यूज़ हमने पुट की, उन्होंने हमें दी हुई है 0.01 मोलर को। तो इसको हम जब रेज़ टू पावर में लिखेंगे तो आपको पता है मैथ में ये रूल है कि यहाँ से पॉइंट जब हमने इस साइड पे लेके जाना है तो इसकी वैल्यूज़ माइनस में आएगी। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो 10 रेज़ टू पावर -2 वैल्यू इसकी आ जाएगी। तो हमने लॉग लेना है, एच पॉजिटिव की जगह इसकी वैल्यू लिख देनी है 10 रेज़ टू पावर -2। उसके बाद आपको पता है कि लॉग जब हम लेते हैं लोगार्थम में तो जो पावर है कम्स फर्स्ट और बिफोर। तो ये हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगी, यहाँ पहले ही माइनस है और 2 के साथ भी माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और जो हम लॉग 10 की वैल्यू लेते हैं कैलकुलेटर पे आप लें अभी और चेक करें वो 1 आएगी। तो 2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2। तो ये हमने मोलर कंसंट्रेशन ये pH फाइंड कर ली है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। नेक्स्ट देखें जी, उन्होंने कहा अब 0.01 था ना, अब 0.001 मोलर सोल्यूशन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, और इसकी हमने pH भी फाइंड करनी है और pOH की। तो सबसे पहले तो हम इसकी आयोनाइजेशन करवाएंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जैसे आयोनाइजेशन करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज होगा। यानी इसकी हम पहले pH फाइंड करेंगे, फिर उस pOH फाइंड करेंगे, फिर उसकी हमने pH बाद में फाइंड करनी है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल आयन बन रहे हैं डायरेक्ट। तो सिंपल उसी तरह पहले इसको हमने कन्वर्ट करना है मैथमेटिकल फॉर्म यूज़ करके, वो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि कैसे करना है हमें। देखें ज़रा, ये हम यूज़ करेंगे, ये देखें हमारे पास 0.001 है, तो इसको भी हमने रेज़ की पावर में लेके जाना है। तो 1 2 3, तो इसकी वैल्यू फिर क्या आ जाएगी 10 रेज़ टू पावर -3 मोलर। तो इसमें हाइड्रोक्सिल आयन की वैल्यू, तो अब हम उसी तरह pOH लिखेंगे माइनस लॉग 10 रेज़ टू पावर -3 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के साथ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और उसी तरह लॉग 10 की वैल्यू 1 और 3 मल्टीप्लाई बाय 1 = 3। तो यहाँ पर हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की pOH की वैल्यू क्या आई है 3। और जब हमें एक pH या pOH फाइंड हो तो दूसरी हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है pH = 14 - pOH। तो 14 में से जब हमने pOH की वैल्यू निकाल ली तो H की वैल्यू रह जाएगी pH की, तो ये हमारे पास आ गई 11। नेक्स्ट देखें, हमारे पास जो लास्ट न्यूमेरिकल है उसमें उन्होंने कहा है सल्फ्यूरिक एसिड, फिर से हमें एसिड दिया है तो उसकी भी वैल्यू दी है। तो ये भी उसी तरह होगा, हम इसकी आयनाइजेशन करवाएंगे तो 2 हाइड्रोजन आयन और हमारे पास सल्फेट आयन रिलीज़ होगा। तो उन्होंने कहा कि कितने हमारे पास हैं, इसकी मोलर कंसनट्रेशन 0.01 है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा, हमने अगर pH फाइंड करनी है तो यहाँ एक आयन ही, एक सल्फ्यूरिक एसिड से 2 आयन रिलीज़ हो रहे हैं हमारे पास हाइड्रोजन के। तो फिर जो उन्होंने हमें वैल्यू दी है उसको 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास उसके बाद इसकी हमने वैल्यू भी चेंज की, तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय इस, अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो आपको पता है 10 रेज़ टू पावर -2 आएगी। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -2 आ गई है। अब इसकी लोगार्थम लेंगे तो लॉग लिया 2 का, अलग से आपको पता है ये रूल है लॉग का, जब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं उनका लॉग लें तो वो प्लस में चली जाती हैं। log 2 प्लस log 10 रेज़ टू पावर -2, उसके बाद log 2 का अलग से लेंगे और इसका अलग से। अब इसका हमने लिखा log 2 और इसी तरह माइनस जो है वो स्टार्ट में आ गई। हमें पता है जो log -10 रेज़ टू पावर -2 है इसका आंसर 2 ही है। तो log 2 की हम जब इसके साथ इसको माइनस करेंगे तो log 2 की वैल्यू आती है 0.3। तो हम 2 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.7। तो ये बच्चे हमारे पास कुछ pH से रिलेटेड क्या हैं न्यूमेरिकल है। उम्मीद आपको समझ आई होगी। थैंक यू।